आवाज आ रही है अभी सबको? यस। चलो वेव पढ़ना है हमें तो हम लिख लेते हैं एक बार वेव मोशन। अब कोई एग्जांपल वेव का जानते हो तो बताओ। कोई भी। साउंड वेव। साउंड वेव बिल्कुल ठीक है। और कोई बहुत कॉमन सा एग्जांपल जिसको देख सकते होंगे, देखो ये वेव बनी। है ओशन ना? में वेव। हाँ हाँ, ओशन में वेव नहीं, ओशन वेव को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, है ना। लेकिन पानी का एग्जांपल ले सकते हो। पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? स्टिल वाटर में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? सो वो रिपल्स बनते हैं। हाँ, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे पत्थर फेंका तो इस तरीके के रिपल्स जो है वो चारों तरफ बनना शुरू हो जाएंगे। ये बात ठीक है ना? ये इमेजिन कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो फिनोमिनन है उसको बेसिक से समझना। देखो क्या हुआ, सबसे पहले पत्थर फेंकने से हमने क्या किया, हमने एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस है ना। तो कभी आपने वो मान लो होता ना, वो एनिमेशन बनाते हैं कि एक स्पीकर रखा हुआ है और उसमें से आवाज निकल रही है, तो उसके अराउंड इस तरह का बना देते हैं, नहीं बनाते हैं वाईफाई टाइप का सिग्नल। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिग्नल क्या ये स्पीकर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या है? वेव्स। वेव है, साउंड वेव है, वो ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो हमारा क्या है, सोर्स है। अब ये सोर्स का काम क्या है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना। किस में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना, ये डिस्टरबेंस किस में प्रोड्यूस हो रहा है? जैसे यहाँ किस में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, वाटर। वाटर ने। यहाँ किस में प्रोड्यूस हुआ, एयर। एयर में। वाटर यहाँ पे और एयर यहाँ पे, इस वेव के लिए मीडियम का काम कर रहा है, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इन द मीडियम। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? आगे चल के हमें हालांकि ये पता लगेगा कि सारी वेव ऐसी नहीं होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हम लोग देख सकते हैं कि सोर्स ने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया किस में, एक मीडियम में। मीडियम में। ये बात ठीक है ना? अच्छा, अब ये मीडियम जो होता है जो वेव को कैरी करता है, द मीडियम शुड बी इलास्टिक। द मीडियम शुड बी इलास्टिक, है ना। उसमें एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए। वो इलास्टिसिटी कैसे मेजर होती है? ऑब्वियसली अगर आपने स्कूल में इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा हो तो पानी या एयर की जो इलास्टिसिटी होती है वो उनकी कंप्रेसिबिलिटी से मेजर की जाती है, ठीक है ना। अगर कोई और मीडियम होता है, जैसे मान लो क्या साउंड स्टील में प्रोपगेट कर सकती है? क्या साउंड स्टील में प्रोपगेट कर सकती है, मेटल में? अरे हाँ बिल्कुल, है ना। तो राघवन सही कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रोपगेट कर सकती है भाई। अगर वो एक एक्सपेरिमेंट नहीं बचपन में बताते थे कि अगर बहुत दूर से ट्रेन आ रही हो तो ट्रेन को बिना देखे भी अगर आप ट्रैक्स पे कान लगा के सुनो तो आप ट्रेन की जो आने की आवाज है वो सुन सकते हो। ऑब्वियसली जब ट्रेन सामने से आ रही हो तो ट्रैक पे कान नहीं लगाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत दूर ट्रेन है, दिखाई भी नहीं दे रही है, तब भी अगर हम कान लगाएं ट्रैक पे तो हम उस आती हुई ट्रेन के जो वाइब्रेशंस है उनको फील कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें वेव की, तो एक वेव कब प्रोड्यूस होती है? वेव प्रोड्यूस होती है जब एक सोर्स किसी मीडियम को क्या करता है, जब एक सोर्स किसी मीडियम को क्या करता है,
डिस्टर्ब करता है, ठीक है। जैसे पत्थर फेंकने पे क्या हुआ, पत्थर फेंकने पे जहां पत्थर पानी में एंटर हुआ, उसने पानी के पार्टिकल्स को नीचे की तरफ क्या किया, नीचे की तरफ फोर्स लगाई, कंप्रेस किया, ये बात ठीक है ना। अच्छा, पानी एक इलास्टिक मीडियम है, तो वो कंप्रेस हुए पार्टिकल्स नीचे नहीं रह गए, वापस उठ के ऊपर आ गए, यस सर, ठीक है ना। अभी यही चीज सोचो कि हमने ये जो पत्थर है, ये बहुत सारे और पत्थरों में फेंका होता। याद करो, ये मैंने आपको वो प्रेशर सिखाते हुए भी कहा था कि अगर हम एक ईंटों का स्टैक ले लें वर्सेस एक पानी का कंटेनर लें, तो उसका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है ना। वो इलास्टिसिटी वाली बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर हम यही पत्थरों के बीच में फेंकते हैं, है ना, जो रखे हुए छोटे छोटे वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले पत्थर होते हैं ना, वो जो आपस में जुड़े हुए भी नहीं होते हैं, बस एक के ऊपर एक रखे होते हैं, क्या वहां इस तरह की वेव प्रोड्यूस होती सर, है ना, नहीं होती ना। अच्छा, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर वहां पे हमने सैंड रखी होती, रेत रखी होती, तो हमने कहा था सैंड वो सॉलिड और लिक्विड के बीच का ट्रांजिशन है। तो सैंड में अगर बहुत जोर से पत्थर फेंके तो थोड़े बहुत रिपल उसमें बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत पावरफुल एक एक्सप्लोजन हो सैंड के अंदर, तो उसमें भी वाटर जैसे रिपल्स जो है वो दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जैसे ही डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ मीडियम में, तो मीडियम के पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए और वापस अपनी जगह पर आ गए, इसको कहते हैं डिस्टरबेंस। अब वेव ने क्या किया, वो बात समझना। उस वेव ने इस डिस्टरबेंस को लेकर कैरी करना शुरू किया, इस तरीके से, देखो, है ना। बाद में हम ये भी समझाएंगे कि इसका और इस शेप का क्या रिलेशन है, वो बहुत आगे की बात है, आगे चल के हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हर डायरेक्शन में इस तरीके से देखो, हर डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है, हम कह रहे हैं द वेव कैरीज दिस डिस्टरबेंस throughout the medium, सोर्स का काम क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। वेव का काम क्या है, उसको कैरी करना, उस डिस्टरबेंस को मीडियम के थ्रू कैरी करना। मीडियम इसमें कैसे हेल्प करता है, अपनी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हेल्प करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हेल्प करता है, ये बात ठीक है ना। यहां तक थोड़ी थोड़ी बात बैठ रही है वेव के बारे में, यस सर, ठीक है। अच्छा, किसी ने मैक्सिकन वेव सुना है, क्या होती है मैक्सिकन वेव, किसी ने सुना हो, नाम सुना है। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ बता सकते हो राघवन इसके बारे में, ठीक है। जो फुटबॉल मैचेस होते हैं, जिसको अमेरिकन लोग सॉकर कहते हैं, वो देखे हैं कभी आपने, जैसे वो जो वर्ल्ड कप फुटबॉल होता है, या वो यूरोपियन यूनियन वाले होते हैं जो, बोलो भाई, मैच देखे हैं। अच्छा, अगर वो मैच देखे हैं आपने, तो उसमें एक फिनोमिनन देखना, जब गोल होता है ना, या कभी कभी लोग वैसे भी कर देते हैं काम बिना गोल हुए, बट जनरली गोल होने पे करते हैं, कि जो स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं स्टेडियम में, उनमें से एक व्यक्ति क्या करता है ना, एक व्यक्ति, ये मान लेते हैं हमारा सोर्स हो गया मीडिया, ये व्यक्ति क्या करेगा, अपनी सीट पे से उठेगा, अपने दोनों हाथ ऊपर करेगा और फिर वापस नीचे बैठ जाएगा। यानी उठते हुए दोनों हाथ ऊपर किए और नीचे आते हुए हाथ वापस नीचे करते हुए बैठ गया। सिर्फ इतना काम है इसका। लेकिन ये हरकत जैसे ही इसका पड़ोसी दिखेगा, ये कह देते हैं हमारा सोर्स हो गया, इसका पड़ोसी जैसे ही ये हरकत देखेगा, वो यही काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही पड़ोसी को उसका पड़ोसी देखेगा, वो भी ये हरकत करनी शुरू कर देगा। यस सर, अब बिल्कुल, तो ये होते ही क्या होगा, आप देखोगे
कि पूरे स्टेडियम में लोगों की खोपड़ियां अगर जोड़ी जाएं एक इमेजिनरी कर्व से, तो ये वाला शेप बनाती हुई दिखेंगी। ये किस पर्सन की खोपड़ी है जो अभी कहां पर है? खड़ा हो रखा। एकदम एकदम वर्टिकल, पूरा बिल्कुल हो चुका है सीधा, हाथ एकदम ऊपर। बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये कौन सा पर्सन है बैठ गया। जो ये काम करके बैठ चुका है? अच्छा, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ध्यान देना। वेव, तो सबसे पहले कौन हरकत किया होगा? सबसे पहली हरकत किसने की होगी? इसने। ये देख सकते हो, हाँ सर, एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले ने। और अब जैसे जैसे वेव आगे प्रोपोगेट करेगी, ये काम सब लोग करते रहेंगे। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन सोचो कि अगर ये एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये काम दोबारा कर ले, यानी उठा बैठा, वापस उठा बैठा, तो अब आपको स्टेडियम में क्या नजर आएगा? वेव। स्टेडियम। बहुत सारी। अब इसको कहते हैं रिकरिंग वेव, यानी वेव वापस बन रही होगी। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक रेड कलर से और वेव बना देता हूं। ये देखो, ये बात सोचना। देखो, ये जो व्यक्ति है ना, इसको ध्यान से देखना। ये व्यक्ति अभी यहां पे दिख रहा है, थोड़ी देर बाद इस पोजीशन में होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। यहां वाला व्यक्ति अभी बैठा हुआ है, थोड़ी देर बाद इस पोजीशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी पूरे स्टेडियम में हमें क्या दिखेगा? लोग उठते बैठते उठते बैठते उठते बैठते दिखाई देंगे। और ये जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न है उनकी खोपड़ियों से जोड़ने से जो बन रहा है, ये रिपीट होता रहेगा। जैसे सोचो कि हमने पत्थर एक बार फेंका था, ये बात समझ रहे हो ना? एक बार पत्थर फेंका था, इमेजिन करो कंटिन्यूअसली यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ये रिपल्स कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो ये बस यही चीज होती है ना? एक तो हुआ सिंगल, जो अगर एक सिंगल बार हो तो उसको हम कहते हैं वेव पल्स। क्या कहते हैं? वेव पल्स। एक बार बने तो। और अगर बनती रहे तो उसे कहते हैं वेव ट्रेन। वेव पल्स और वेव ट्रेन का मतलब समझ गए? यस सर। ठीक है ना? तो ये टर्म्स हैं, से इनसे फेमिलियर हो जाएं, ताकि सुने तो है ना, लोगों को लगे कि यार देखो पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है, इसको सब पता है, वेव पल्स क्या होती है, वेव ट्रेन क्या होती है, ये सब है ना। ठीक है, तो यहाँ से है ना, आई होप कि आपके थोड़ा सा आइडिया जो है वो मिला होगा किसके बारे में, वेव के बारे में। अब मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे वेव को, तो वो लिख लेते हैं। लिखो लिखो ए वेव, लिखो ए वेव carries a disturbance. A wave carries a disturbance through a medium, है ना? अब लिखना तो हमें इलास्टिक मीडियम और ये सब चाहिए, बट ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। A wave carries a disturbance through a medium फुल स्टॉप के बाद लिखना, while propagating, ट्रैवलिंग भी लिख सकते हो अगर आप इसको ओवर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो। while propagating, the wave maintains the mathematical nature, the wave maintains the mathematical nature of the disturbance. The wave maintains the mathematical nature of the disturbance. ये मैथमेटिकल नेचर ऑफ द डिस्टर्बेंस क्या है, इसी से हम आगे की बात जो है वो समझ लेंगे। अच्छा, अब वेव बहुत तरह की वेव होती हैं, लेकिन क्लास 11th में जो वेव हमें पढ़ाई जा रही है वो एक बहुत ही, हम कह सकते हैं उसका छोटा सा सबसेट है, जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक। लिख लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव।
ठीक है ना। यानी जो वेव हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है ये सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इस नाम को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले प्लेन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब है चलती हुई, क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोग एक वेव पढ़ेंगे जिसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग और प्रोग्रेसिव का बेसिक डिफरेंस समझिए। प्रोग्रेसिव मींस चलती हुई। अच्छा, प्लेन प्रोग्रेसिव इसका मतलब है प्लेन में चलती हुई, यानी हमारी वेव जो है वो किस में ट्रैवल कर रही है? प्लेन में। प्लेन में, एक्स वाई वाई जेड किसी प्लेन में ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब इसका जो असर दिखाई देगा वो दो एक्सिस के अलोंग दिखाई देगा। वो कौन से दो एक्सिस होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। प्लेन प्रोग्रेसिव और सिंपल हार्मोनिक, फाइनली इसके जो नाम का लास्ट पार्ट है, जो कि अंग्रेजी में लिखे तो पहला पार्ट है ना, वो है सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक का मतलब हुआ जो डिस्टरबेंस ये वेव लेकर चल रही है उसका नेचर कैसा है? सिंपल हार्मोनिक नेचर है। यानी जहां जहां ये वेव जाएगी वहां पार्टिकल क्या करेंगे? टू एंड फ्रो। हाँ, ऑसिलेट करेंगे। और उनका ऑसिलेशन किस मैथमेटिकल नेचर का होगा? उनका ऑसिलेशन हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक होगा। सिंपल हार्मोनिक क्या होता है ये हम बहुत डिटेल में कुछ दिनों पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है कि एक सोर्स है जो खुद एसएचएम कर रहा है। जैसे ही वो सोर्स एसएचएम करने लगेगा मीडियम में एक वेव जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, वेव उत्पन्न हुई। और वो वेव जो उत्पन्न हुई वो क्या करने लगी? ट्रैवल करने लगी मीडियम में। क्यों ट्रैवल करने लगी? बिकॉज द मीडियम इज इलास्टिक। जब वो वेव ट्रैवल करने लगी तो जहां जहां वो पहुंची वहां के पार्टिकल्स भी क्या करने लगे? क्या करने लगे? ट्रैवल करने लगा। नहीं, ट्रैवल, यही इंपॉर्टेंट बात है समझना। वेव कभी भी पार्टिकल्स को अपनी जगह से ट्रैवल नहीं कराती है, सिर्फ उनको अपनी ही जगह पे क्या करवाती है? ऑसिलेट करवाती है। बोलो भाई। वेव की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेव पार्टिकल्स को कभी भी क्या नहीं करवाती है? ट्रैवल नहीं करवाती है, सिर्फ क्या करवाती है? ऑसिलेट। ऑसिलेट। इसको एक बहुत ही सिंपल रूल से कह देते हैं, वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी बट कैन नॉट ट्रांसफर मास। वेव एनर्जी तो ट्रांसफर कर सकती है, क्या नहीं ट्रांसफर कर सकती? मास, है ना। इसका एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये जो हमने पानी में पत्थर फेंका था, यहां पर एक पीस ऑफ कॉर्क जो कि फ्लोट करता है, ऑब्वियसली कॉर्क है तो फ्लोट करेगा, उसको डाल देते हैं और यहां पत्थर फेंकते हैं। जब ये रिपल्स बनेंगे तो आप देखोगे कॉर्क किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? बताना मुझे, अपने एक्सपीरियंस से बताओ। ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। ये ना वेव, चाहे आप जितना तेज पत्थर फेंक लो, कॉर्क ऐसे कभी नहीं मूव करेगा, हमेशा ऐसे मूव करेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने पत्थर फेंक के कॉर्क को किनारे पे ले आए, नहीं। ये पत्थर फेंकने से हमेशा क्या होगा? ये कॉर्क का ऑसिलेशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर नीचे ही होगा। यानी वेव तो इसको मिल रही है, एनर्जी तो मिल रही है, देखो इसको एनर्जी मिल रही है तो ये एसएचएम कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी से जो एसएचएम हो रहा है उससे ट्रैवल करने की कंडीशन में नहीं आया है, सिर्फ ऑसिलेट करने की कंडीशन में आया है। पक्की बात। लेकिन कभी कभी तो हो जाता है ना ऐसा। हाँ, उसका कारण बेटा ये होता है कि जो हमारे पास एक एक प्रेशर वेव बनती है। जैसे आपने देखा है कि वो जो सर्फ करते हैं लोग, यस सर। है ना। यस सर। अगर कभी आपने सर्फिंग की हो या सर्फ को ऑब्जर्व किया हो क्या होता है, तो मोस्टली जो ओशन में बनने वाली वेव होती है ना, उसमें एक तो वेव पार्ट होता है जो इस तरीके से वेव बनती है, ऐसे वेव बनती है ये ठीक है ना। तो अब जो सर्फर होता है उसका काम सिर्फ क्या होता है? इसको राइड करना होता है, ये वाला पार्ट जो है ना इसको राइड करना है बस उसे। तो हमें जब देखेंगे तो हमें लगेगा सर्फर अपनी जगह से ऊपर उठ गया है, लेकिन क्या होता है ये जो वेव बन रही है इस वेव में एक प्रेशर भी है पानी का, पीछे से पुश आ रहा है। दैट्स वाई वो सर्फर इस वेव को राइड करते हुए आगे भी बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा था ओशन वेव को हम लोग एग्जाम्पल में नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या है? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें एक प्रेशर वेव है जो आगे चल रही है, और एक ये वाली वेव, इसको हम अभी के लिए कह देते हैं, आगे चल के हम लोग जब कहेंगे ना तो इसको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है ये कह देते हैं, ठीक है ना। तो
इस बात को अच्छे से समझ लेना, दैट्स व्हाई मैंने शुरू में ही वाला एग्जांपल नहीं दिया था। तो अब क्या होता है, अगर आप बड़ा पत्थर लो, बड़ा पत्थर लेके इस कॉर्क के बगल में फेंको तो ये रिपल्स तो प्रोड्यूस करेगा, साथ में क्या करेगा, ओशन वेव टाइप भी बना देगा। तो ये सर्फ करता हुआ आगे पहुंच जाएगा उस वेव के ऊपर, है ना। अगर आपको मैं छोटा पत्थर दे दूं और मैं आपसे कहूं इसमें सिर्फ इतना छोटा पत्थर फेंकना है, सिर्फ रिपल्स प्रोड्यूस हो, इस तरह की ओशन वेव प्रोड्यूस ना हो, तो क्या आप इसको हिला पाओगे अपनी जगह से? बात समझ रहे हो नो ना? सर। हाँ, अगर आप ये कहो कि नहीं हमने तो यहाँ पर लाके क्या किया, वो एक है ना चट्टान फेंक दी, पानी में चट्टान फेंकोगे तो इतना ज्यादा बड़ा वो सुनामी टाइप क्रिएट नहीं हो जाएगी इसमें, यस सर। और वो उठा के फेंक देगी चीजों को बाहर, ठीक है ना। तो हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस इसी वजह से नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। एनीवे, वापस आते हैं सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो हमने कहा सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। आप एक ओरिजिन ले लो, यहाँ पे इसको x इक्वल टू 0 कह देते हैं, और ओरिजिन पे हमने एक सोर्स रख दिया, सोर्स। ये सोर्स कैसा मोशन करना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक वेव बने, ये सोर्स कैसा मोशन करना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक वेव बने। टू एंड फ्रो। हाँ ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, है ना। ये भी काम आपने हो सकता है प्रैक्टिकली करके दिखाओ। एक बहुत लंबी रोप ले लेते हैं, जो कहाँ जाके टाई की गई है वो हमें नहीं दिख रहा है, बहुत दूर कहीं इसको बांध दिया हमने, ये बात ठीक है ना, टाइट बांध देना इसको, ठीक है। अच्छा, हाथ में अपने रस्सी को पकड़ा हमने, और अपने हाथ को ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करना है। ये आपने पकड़ रखी है रस्सी, और आपने रस्सी को ऊपर नीचे मूव करना है। ध्यान देना, ऐसे नहीं मूव करना है, हाथ ऐसे करना है। रस्सी में इस तरह की वेव बनती है कि नहीं बनती है, ऐसे में यस सर। बनती है ना। तो वही काम ये सोर्स कर रहा है। देखो यहाँ रस्सी क्या है, रोप किसका काम कर रही है, व्हाट इज रोप फॉर द सोर्स, मीडियम। मीडियम। मीडियम में से। देखो आप समझ गए ना, ये मीडियम का काम कर रही है, और सोर्स उस मीडियम में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेव। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है। सोर्स का काम वेव प्रोड्यूस करना नहीं है, सोर्स का काम सिर्फ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना है। वो डिस्टरबेंस वेव फॉर्म में आगे प्रोपेगेट होने लगा है, बिकॉज द मीडियम इज कैसा, इलास्टिक। इलास्टिक है। ये बात ठीक है ना। अब जहां जहां ये वेव जाएगी वहां के पार्टिकल भी ऊपर नीचे मूव होना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ सकते हो। यस। बस यही होता है जब रस्सी को इस तरीके से हम हिलाते हैं, तो ये बात ठीक है ना। तो हमने कहा हमने सोर्स रख दिया x इक्वल टू 0 पे, और ये सोर्स क्या कर रहा है, y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है ना, ठीक है। तो y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इसको लिख लो एक बार कि सोर्स इज ऑसिलेटिंग इन द y डायरेक्शन। चलो, तो हमने इसका एट x इक्वल टू 0 जो मोशन है वो है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। इस इक्वेशन से तो फेमिलियर हो आप लोग बहुत अच्छे से, यस। है ना। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो ये जो रूल से कर रहा है, ये कौन कर रहा है ऑसिलेशन इससे, सोर्स। सोर्स, यानी पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 ये काम कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाओ, इस सोर्स के ऑसिलेट करने से ए वेव इज प्रोड्यूस्ड that travels along positive x-axis with speed v, ठीक है ना। अब ये जो स्पीड है वेव की, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये भी आगे चल के हम लोग पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए ये स्टेटमेंट लिख लो। वेव इज प्रोड्यूस्ड दैट ट्रेवल्स along the positive x-axis with speed v। लिख लिया सर। ठीक है सर। अच्छा, हाँ जी बोलो। सर मतलब इस फिगर में हम ये जो ऊपर नीचे कर रहा है इसी को वेव कहेंगे कि नहीं इसको बेटा, ऑसिलेशन? ना 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 ना, तो जो ऊपर नीचे कर रहा है ना वो तो सिर्फ सोर्स है,
इस बात को समझना, वेव जो है वो एक फिनोमिनन है। फिनोमिनन को क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे फिनोमिनन? सर एक स्टेट है। नहीं यार, फिनोमिनन स्टेट नहीं होता ना, फिनोमिनन होता है कार्रवाई, है ना। अब कार्रवाई भी बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, बट हम मान लो थोड़ी देर के लिए कह देते हैं वेव एक कार्रवाई करती है। क्या कार्रवाई करती है? जो डिस्टरबेंस ओरिजिन पे प्रोड्यूस हुआ है वही डिस्टरबेंस सबको देना है ना। तो वेव सिर्फ एक कैरियर का काम कर रही है, कैरी करने वाले का काम कर रही है। किस चीज को कैरी कर रही है? डिस्टर्बेंस। डिस्टरबेंस। हाँ, इसको हम कह देते हैं वेव दो चीजें कैरी करती है, इंफॉर्मेशन और एक एनर्जी। इंफॉर्मेशन किस बात की? हर पार्टिकल को जाकर बताना है कि हे पार्टिकल तुम क्या करो, डिस्टर्ब हो जाओ। हाँ डिस्टर्ब हो जाओ, है ना, तुम भी ऑसिलेट करो, है ना। और ऑसिलेट करने के लिए क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस। अब एनर्जी चाहिए, एनर्जी, अच्छा हाँ सॉरी। है ना। तो भाई क्या हुआ, वेव हर पार्टिकल के पास पहुंची, पार्टिकल को बोला हे पार्टिकल तुम क्या करो, ऑसिलेट। ऑसिलेट करो। पार्टिकल ने कहा ऑसिलेट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो वेव ने कहा ये लो। बात समझ गए ना। तो वेव दो चीजें कैरी करती है, इंफॉर्मेशन कि कैसा ऑसिलेशन करना है, और ऑसिलेशन करने के लिए नेसेसरी क्या, एनर्जी। ठीक है तो ना। सर मतलब तो फिगर वेव में हम वेव नहीं क्या वो कर, क्या कह रहे हो बेटा? फिगर में यानी हम वेव नहीं वो कर सकते। फिगर में वेव प्रेजेंट है, ये बात समझ रहे हो ना। देखो समझो बिल्कुल, मैं क्यों, देखो वेव अपने आप में इनविजिबल है, ये बात समझ सकते हो। यस सर, वही कह रहा काम हूँ। काम कर रही है, हम उसका काम देख सकते हैं, वेव को नहीं देख सकते। यस सर। बात सर समझ गए ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी तो हो गई ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी नहीं है, मतलब गलत बात को सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर मतलब उस ना ना, तरीके से वहां एग्जांपल। वो इनविजिबिलिटी नहीं है, वो आप सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल से कंफ्यूज मत हो। वहां तो ऐसा होता था, जो चीज होती ही नहीं थी उसको एक्सप्लेनेशन में काम ले लेते थे। यहाँ तो है, बकायदा वेव है ना। मैं फिलोसफी में नहीं जाना चाह रहा हूँ। जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई दुनिया में भगवान है कि नहीं है, ठीक है ना, हालांकि साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये बहस हमें करनी भी नहीं चाहिए। तो उसका एक बहुत सिंपल हम वो दे देते हैं कि हम अपने चारों तरफ, है ना, उस गॉड का काम तो देख सकते हैं, उसे ही नहीं देख सकते। मेरी बात समझ रहे हो। आप आज पहाड़ की यात्रा पे निकल जाओ, इतना बड़ा पहाड़ देखो, आपको लगेगा यार किसने बनाया, काम देख रहे हो। यस सर। यस अच्छा, सर। फिर क्या करो, आप समुद्र की तरफ निकल जाओ, इतना गहरा समुद्र, किसने बनाया, काम देख रहे हो। हम्म फिर ऊपर रात हो जाए, आसमान में देखो इतने सारे तारे, किसने बनाए, काम देख रहे हो। हम्म। अब ये वाली बात है ना कि हम काम तो अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जो कर रहा है वो ही नहीं दिख रहा है। हाँ तो सर वही तो हो गया तो मतलब वो वेव ऐसा यहाँ पे, अब ये रस्सी को देखो ना, रस्सी के पार्टिकल ऑसिलेट होते हुए दिख रहे हैं, ये रस्सी के हाँ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, करवा कौन रहा है? वेव। वेव। और क्या वो वेव दिखाई दे रही है? नहीं। नो नहीं। सर। वो स्टेडियम में जो लोग वो कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वहां बन क्या रही है? मैक्सिकन वेव। हम्म। हमें दिखाई कौन दे रहे हैं? मीडियम के पार्टिकल। मीडियम यानी जो दर्शक बैठे हैं वो ऊपर नीचे कुर्सी पे अपनी जगह बैठे हिल रहे हैं, लेकिन उनको ये काम जो फिनोमिनन करवा रहा है वो कौन है? उसका नाम है मैक्सिकन वेव। सर एक कंडीशन टाइप की हो गई ना मतलब फिर वही बात है, कंडीशन भी तो नहीं है, इसको ऐसे कहते हैं एक ट्रैवलिंग कंडीशन है। कंडीशन तो होती है इस जगह की स्थिति, ये जो जगह मैं, मान लो मैं इसके लिए कह दूं ये पार्टिकल अभी कहाँ है, तो आप कहोगे अपने टॉप पे है, लेकिन क्या है हमेशा यहीं रहेगा? नहीं। थोड़ी देर बाद ये वेव आगे बढ़ जाएगी, तो जिस कंडीशन में ये अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस यस। सर। है ना। तो वेव कैन बी कॉल्ड अ ट्रैवलिंग कंडीशन, ये बात कह सकते हैं। यस सर। ठीक है ना। तो देखो साइंटिफिक टर्म जो है वो है ट्रैवलिंग फिनोमिनन, कि वेव इज अ ट्रैवलिंग फिनोमिनन। फिनोमिनन मतलब क्या, एक एक कार्रवाई जो हो रही है, वो कार्रवाई करवाने का काम किसका है? वेव का है। ठीक है ना। तो वेव अपने आप में सिर्फ क्या है, एक डिस्टरबेंस की इंफॉर्मेशन को एनर्जी के साथ कैरी करने का काम करती है। वेव इज सिंपली अ कैरियर। वो कैरियर जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां के पार्टिकल वही काम करने लगेंगे जो किसने किया है।
सोर्स ने किया है, ये बात समझ गए ना। तो सोर्स का काम था मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना। वो डिस्टरबेंस से हुई पैदा क्या, एनर्जी। वो एनर्जी की वजह से, क्योंकि मीडियम इलास्टिक था, क्या पैदा हो गई, एक वेव। वो वेव मीडियम में जहां जहां गई वहां के पार्टिकल ने क्या किया, ऑसिलेशन। सर मतलब फिर तो वेव बस एक नाम ही तो हो गया, मतलब हम वेव ना देख सकते ना वो कर सकते, तो बस एक समझाने के लिए एक नाम रख दिया ना हमने उसे वेव। भगवान, और क्या है, यही तो है फिर, समझाने का ही तो नाम है। इतने वो हजारों साल से लोग यही तो समझा रहे हैं कि भाई नाम ही है, सिर्फ नाम है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ। आधी जनता तो यही कह के पागल है, दिखाओ जब मानूंगा। हम तो कह रहे हैं सिर्फ काम देखो। वो जो चीज जो हो रही है सर, हमने उसको एक नाम दे दिया वेव। नाम दे दिया बस हमने, ये बात ठीक है ना। हमने कहा कि एक एक एनर्जी है, एक डिस्टरबेंस है जो मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है। कौन करवा रहा है इसको प्रोपगेट? कोई चीज है जिसका नाम है वेव। चीज नहीं है, ये बात समझना, एक फिनोमिनन तो है। मतलब चीज कुछ कहते है गड़बड़। जिसको हमने वेव का नाम दे दिया। हाँ देखो, जहां आप चीज कहते हो ना, वहां पर टेंजिबिलिटी आ जाती है। अंग्रेजी में वर्ड होता है टेंजिबिलिटी। टेंजिबल चीज मतलब जिसको मैं छू के कह सकता हूँ कि देखो ये है, इसका ये डायमेंशन है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना गहरा है। ठीक है, क्या वेव टेंजिबल है? नहीं सर, नहीं। मतलब कुछ क्या वेव वो काम करती है, वो दिखाई देता है? हाँ सर, काम दिखाई देता है ना। बस, है ना। तो ये समझ गए ना, वेव जो है एक फिनोमिनन है। वो फिनोमिनन कब प्रोड्यूस होता है, जब एक इलास्टिक मीडियम में क्या उत्पन्न हो, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस। ये बात समझ गए ना। जब एक इलास्टिक मीडियम में डिस्टरबेंस होता है तो एक वेव उत्पन्न होती है, और वो वेव क्या करती है, उस डिस्टरबेंस की एनर्जी को पूरे मीडियम में लेकर क्या हो जाती है, ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। क्या कहते हो? यस। यस ठीक है सर। ना। और ये जो फिनोमिनन है, ये बहुत भाई, आप देखते हो कई बार, जैसे दुनिया में कोई फिनोमिनन है जो अचानक से ओवरनाइट हो जाता है, जैसे यूट्यूब वीडियोस का वायरल होना। हम्म। ये बात समझ रहे हो ना, एक पॉइंट होता है ना जिससे पहले आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ सर। ये बात ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूं लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। पैर टूटेंगे, तेरे टूटेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। समझ गए? सर अभी लास्ट में जो आपने बोला नहीं यार। नहीं समझे? अबे यार। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, अच्छा ओके। बहुत ऊंचे हाँ सर। कोहरा ही कोहरा है। हाँ सर ठीक है। समझ गए ना बात को? आपको हाँ सर। इस आदमी की एग्जिस्टेंस एक साल पहले पता थी क्या? नहीं। अब भूल पाओगे क्या? सर। ठीक है ना। तो एक दिन एक डिस्टरबेंस पैदा हुआ और वो फैल गया दुनिया में। यस सर। समझ गए बात को ना। तो वेव क्या है ना, ये बात समझना कि वेव एक डिस्टरबेंस से पैदा होती है। जैसे ही इलास्टिक, और मीडियम इलास्टिक होना जरूरी है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो विपिन साहू की एग्जिस्टेंस थी क्या? नो सर। नहीं थी ना भाई। कोई जानता ही नहीं उसको। वो मनाली जाता, अपना पैराग्लाइडिंग करके आ जाता, किसी को लेना देना ही नहीं था कि भाई वो एग्जिस्ट भी कर रहा है इंसान दुनिया में। यस सर। उसको फैलाया किसने? हमने। यूट्यूब ने, है ना। यूट्यूब ने, बता ना कि वो एक पूरी, आप कह रहे हो ना, एक पूरा फिनोमिनन है अराउंड यूट्यूब। यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म, उसको देखने वाली इतनी जनता, इनमें से आप कुछ भी हटा लो तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की जिंदगी की घटना बन के रह जाती है। तो सर यूट्यूब मीडियम हो गया ना। हाँ, यूट्यूब मीडियम हो गया, ये बात ठीक है। वो सिर्फ यूट्यूब मीडियम नहीं कायदे से, लेकिन बट हाँ, ओवर इन अ बिगर पिक्चर हम कह सकते हैं यूट्यूब इज अ मीडियम फॉर दैट। ये बात ठीक है ना। अगर यूट्यूब में वो इलास्टिसिटी नहीं होती, ये बात समझ। इलास्टिसिटी कैसे है कि यूट्यूब जो है वेल कनेक्टेड है। भाई इंटरनेट क्या है, उसके लिए एक असली मीडियम तो इंटरनेट है ना। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है ऑन दैट मीडियम, यस सर। है ना। अगर इंटरनेट उतना इलास्टिक नहीं होता, हर जगह से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो क्या अगेन ये काम हो पा रहा होता? नो सर। नहीं, है ना। अभी जैसे मान लो कि, जैसे मान लो एक हम एक इंट्रानेट कहते हैं। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपना एक इंट्रानेट बनाया हुआ है, तो वहां पर कोई चीज अगर पोस्ट होगी तो कितने लोगों को पता लगेगी? सिर्फ यूनिवर्सिटी सिर्फ वालों उतने को। ही यूनिवर्सिटी वालों को पता लगेगी। जब फेसबुक बना था तो जुकरबर्ग ने वो हार्वर्ड की उस पर ही तो डाला था ना, जो इंटरनेट होता है उसी के ऊपर। यस उसको सर। फेस मैश करके उसने एक चीज बनाई थी और फिर वो पॉपुलर हो गई, और ऐसा है ये वन।
तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल उसी तरीके से एक मीडियम होना चाहिए, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। उस इलास्टिक मीडियम में जब एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है तो वो फैल जाता है। फैलाने का काम जो फिनोमिनन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वेव। वेव कहते हैं। ये बात समझ गए ना? देखो, अगर हम मैथ समझ जाएंगे, थोड़ी देर में क्या होगा, हम वेव की मैथ समझ जाएंगे तो हम वेव को बहुत बेटर तरीके से समझने लगेंगे। प्रॉब्लम इस कि कोई चीज इनविजिबल है, प्लस जिस मीडियम में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आमने सामने नहीं बैठ सकते और मैं आपको हाथों के इशारे से नहीं समझा सकता, तो इस वजह से उस इनविजिबल चीज को समझना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना? तो इसको जितना मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे, जो मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, तो आपके लिए वेव समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा? एक सोर्स है, सोर्स क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और वेव प्रोड्यूस हुई है जो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये बात ठीक है ना? तो अगर ये रस्सी हमने उल्टी तरफ बांधी होती तो ये कहां जा रही होती वेव? नेगेटिव एक्स एक्सिस में ना? तो ये भी हमने बिल्कुल एक आर्बिट्रेली लिया हुआ डायरेक्शन है। इसको भी हम ये नहीं करेंगे हमें जो हमेशा वेव पॉजिटिव एक्स में ही जाएगी। हम तो कह रहे हैं हमने एक डायरेक्शन लिया, उसको पॉजिटिव एक्स मान लिया, ठीक है ना? तो वेव ने पॉजिटिव एक्स में चलना शुरू कर दिया। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। अब यहां से बहुत ध्यान से समझना, देखो कि लेट से ये तो हमारा ओरिजिन है और इसको कह देते हैं पॉइंट P, और ओरिजिन से पॉइंट P की दूरी है x। जो मैं कहता जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझो। जो डिस्टरबेंस है वो पहले कहां प्रोड्यूस हुआ, O पे या P पे? वेव ट्रैवलिंग का डायरेक्शन ये है, O पे। बाद में पहुंचेगा P पे। यस सर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, P पे उस डिस्टरबेंस का नेचर मैथमेटिकली एग्जैक्टली वही रहेगा जो O पे था। O पे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, तो P पे भी पार्टिकल क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यही वेव की खूबी है। वेव एक मैथमेटिकल नेचर को अपने साथ लेकर चलती है। जो भी फिनोमिनन को कैरी कर रही है, वो जो भी डिस्टरबेंस को कैरी कर रही है, उसके नेचर को बदलने नहीं देती है। अगर वो सिंपल हार्मोनिक है तो सिंपल हार्मोनिक है, कोई और तरह की वेव है तो कोई और तरह की वेव रहेगी वो, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे समझिए, अगर हम जानना चाहें P इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त यानी अभी टाइम हुआ है, लेट से मैं कह देता हूं टाइम हुआ है एट t, ये टाइम t ले लेते हैं। एट t हम जानना चाहते हैं कौन क्या कर रहा है एट p पे क्या हो रहा है वो जानना चाहते हैं। तो हमने p से पूछा, हे p क्या कर रहे हो, जिसको कहते हैं व्हाट्सएप। क्या कहा हमने p से? यो p व्हाट्सएप, ठीक सर है जी। वो ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, लेकिन अब समझना p जो है वो पढ़ा लिखा है ना? नॉर्मली जब हम किसी कहते हैं यो व्हाट्सएप, तो वो जो जवाब देता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, बट पी पढ़ा लिखा है। उसने कहा टेंशन ही मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं जो कुछ टाइम पहले किसने किया था, ओ ने किया था। ये बात ठीक है ना? पी ने कहा मेरी तो टेंशन ही मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वक्त जो कर रहा हूं एग्जैक्टली वही काम कौन पहले कर चुका है, ओ कर चुका है। और ओ वो जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है हम ऑलरेडी जानते हैं। यस सर। ठीक है ना? तो उसने कहा ओ की इक्वेशन में टाइम बदल दो, टाइम पहले का कर लो या बाद का? बाद का। अबे पहले का यार। नहीं ओ सर, ने मतलब काम पहले किया, बाद में पी पे हुआ ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो जो काम पी टी पे कर रहा है, टी पे, वो काम ओ कब कर चुका है, पहले या बाद में? पहले। पहले। तो उसने कहा मेरे से तो पूछो ही मत, आप तो क्या करो, टी में से एक्स बाय वी टाइम कम कर दो। ये एक्स बाय वी क्यों कम किया हमने? इस डिस्टरबेंस को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, इस डिस्टरबेंस को वेव लेकर आई, कितना डिस्टेंस चला के? एक्स। कितनी स्पीड से? वी। v से। ये बात ठीक है ना? यस। तो उसने कहा कि जिस टाइम की बात आप अभी कर रहे हो, मान लो अभी 9 बजे आया है और ये है 15 मिनट, तो आप मुझसे पूछो ही मत मैं 9 बजे क्या कर रहा हूं, आप तो पूछो 8:45 पे ओ क्या कर रहा था। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर सर। मतलब जो 8:45 पे हुआ था वही 9 बजे भी हो रहा होगा। नहीं बेटा, जो 8:45 पे ओ पे हुआ था वो 9 बजे कहां हो रहा होगा? पी पे। पी पे हो रहा होगा। ये बात ठीक है ना? तो जब हमने पी से क्या पूछा था?
कि तुम क्या कर रहे हो अभी। नहीं यार भूल गया, देखो हमने पूछा था यो पी व्हाट्सएप, हाँ सर। ये पूछा था ना हमने, तो उसने कहा मेरे से पूछो ही मत, यही सवाल किससे पूछो। ओ सर। ओ ले, से पूछो। लेकिन अब है ना व्हाट्सएप मत पूछना, ये पूछना व्हाट डिड यू डू एट t माइनस एक्स बाई वी। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना, हम तो जानना चाहते हैं p अभी क्या कर रहा है, लेकिन इसका जवाब कहाँ छुपा हुआ है? ओ ओ ओ ने जो किया था, कब कब किया था? पास्ट में। पास्ट में, t माइनस एक्स बाई वी पे। तो हमने कहा ठीक है, हम इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा, बस यहां बदल देते हैं t माइनस एक्स बाई वी। लिख दी इक्वेशन हमने। यस सर। अब इस इक्वेशन में ये y किसका डिस्टरबेंस है? ये है p का, ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब अभी का, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट कहां पे? पी। p। ठीक है ना? तो देखो वेव की इक्वेशन कितनी आसान होती है, आप सिर्फ किसकी खबर रखो? ओरिजिन की। ओरिजिन वाले की, बाकी सबकी खबर अपने आप मिल जाएगी। बिकॉज Yes. वेव क्या है? एक रिकरिंग फिनोमिना। रिकरिंग वर्ड समझते हो? रिकरिंग, ये वर्ड सुना है? Yes, sir. रिकरिंग, है ना, जो अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। रिपीट करता है, ठीक है ना? तो वेव क्या कर रहा है? एक ही जैसा मोशन सबसे करवा रहा है, लेकिन एक साथ नहीं करवा रहा है, अलग अलग टाइम पे करो। टाइम पे करवा रहा है। ये बात ठीक है। और ये टाइम लैग क्यों है? बिकॉज वेव टेक्स अ फाइनाइट टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल यस सर। ठीक है ना? तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, ये कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या कहलाती है ये? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट? सिंपल प्लेन हार्मोनिक। प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। बेटा प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक, उसमें भी एक और वर्ड है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है वो अभी हम धीरे धीरे समझ लेंगे, ठीक है ना? यस। तो Yes, हमने वेव इक्वेशन लिख डाली है और होपफुली आपको वो समझ भी आ गई है। वेव इक्वेशन, ठीक है ना? क्या है वेव इक्वेशन? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाय वी एक्स। अभी इससे निपटते हैं, लेकिन फिलहाल ये इक्वेशन समझ रहे हो? अगर एक सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी इलास्टिक मीडियम में प्रोपगेट कर रही है, तो वहां का पार्टिकल जो ऑसिलेशन करेगा वो जिस रूल के अकॉर्डिंग होगा, वो रूल ये लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें y क्या है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन। किसकी? पी पार्टिकल की। हाँ, जिसकी लोकेशन क्या है? पी है। अरे जिसकी लोकेशन है ओरिजिन से x दूर। एक्स। अच्छा। ये हाँ x उसकी पोजीशन है, किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये बात ठीक है ना? तो ये x तो हो गया उसकी पोजीशन। किस टाइम पे वो ये काम कर रहा है? t टाइम पे। ये बात समझ रहे हो? तो वेव इज अ स्पेस टाइम फिनोमिनन। स्पेस टाइम समझ रहे हो? ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? स्पेस। और ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? बोलो भाई, टाइम। यानी वेव रिकरिंग है बोथ स्पेस में भी और बोथ टाइम में भी। टाइम में भी। अगर मैं एक ही जगह पे रखे हुए पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे देखूं, क्या वो सेम फेज में होगा? वो भी यस सर। सर। अरे यस। नहीं, नहीं होगा ना यार। एक बताओ, मैं एक्स को फिक्स कर देता हूं, क्या टाइम फिक्स हो गया उससे? अच्छा सर, अब वेव की बात करो, मेरे को लगा आप हाँ, वैसे ही कह रहे हो। ना ना नहीं, बात समझो ना। अगर किसी मीडियम में वेव प्रोपगेट कर रही है, तो मैं उस मीडियम के एक पार्टिकल का एक्स फिक्स कर देता हूँ। एक लेट से एक्स इक्वल टू 1 पे चला गया मैं, ये वैल्यू फिक्स हो गई कि नहीं हो गई? यस हो सर। गई सर। अब अलग अलग टाइम पे वो पार्टिकल जो फेज में होगा, ये पूरा ब्रैकेट समझते हो? एसएचएम में क्या कहलाता था? फेज। फिर फेज कहलाता था। क्या ये फेज हर टाइम पे सेम होगा? नहीं। नहीं होगा ना, पक्की बात। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा सीन सोचो, मैं टाइम फिक्स कर देता हूँ।
t इक्वल टू 5 सेकंड की बात करते हैं। t इक्वल टू 5 सेकंड पे मैंने मीडियम का एक फोटो खींच लिया। जब फोटो खींचते हैं किसी का भी तो टाइम फिक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस आप अभी बैठे बैठे अपना फोटो खींच लो, इस वक्त जो फोटो खींचा है अब उसकी उम्र बढ़ेगी उस व्यक्ति की जिसका फोटो खींचा है? हाँ फोटो में, अरे फोटो में, अच्छा, फोटो में नहीं बढ़ेगी ना सर? फोटो में उतना ही रहेगा ना। आपके पास बचपन के फोटो होंगे ना अपने, यस सर। वो बढ़े क्या अभी तक? नो सर नहीं। उतने के उतने ही हैं, यस सर। है ना? तो टाइम हमने फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स हो गया, ठीक है जी। अब अलग अलग जगह पर x बदलेंगे तो क्या सारे पार्टिकल एक ही फेज में मिलेंगे हमें? नो सर हाँ, उसी पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल टू 5 सेकेंड पे x इक्वल टू 1 वाला किसी फेज में होगा, यस सर x इक्वल टू 1 वाला किसी फेज में होगा, x इक्वल टू 2 वाला किसी और फेज में होगा, x इक्वल टू 3 वाला किसी और फेज में होगा। फेज होना मतलब समझ रहे हो? कोई हो सकता है अपने SHM के टॉप पे हो, कोई आधे में हो, कोई मीन पोजीशन पे हो, कोई नेगेटिव आधे पे हो। अलग अलग जगह होंगे कि नहीं होंगे सब? यस सर बस। तो वेव जब प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम से तो वो न सिर्फ टाइम में फेज को चेंज करती है बल्कि स्पेस में भी फेज को क्या करती है? चेंज करती चेंज करती है। यानी वेव के प्रोपेगेट होने से किसी भी हम कहेंगे पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज होता है, और अलग अलग जगह पर सेम टाइम पे भी देखें तो अलग अलग फेज होता है ना? यस सर इसको हम और डिटेल में डायग्राम बना के कर लेंगे, बट वेव इक्वेशन समझ में आ गई हमें। ये जो ओमेगा बाय वी है ना, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको आज से कहेंगे के। इसे कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर के ओमेगा बाय वी होता है, याद रखोगे इस बात को? यस सर। अच्छा, ओमेगा 2 पाई बाय टी होता था, याद है सबको? अच्छा, ये जो वीटी है इसको ध्यान से समझना। वीटी, वी क्या है, किसकी स्पीड है? सर वेव की। वेव की स्पीड है। टी है किसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड? ओरिजिन का। सोर्स का, हाँ सोर्स का। सोर्स के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो जितनी देर में सोर्स एक ऑसिलेशन करेगा, एक ऑसिलेशन करना समझना, देखो ये रस्सी पकड़ रखी है हमने, यहां से इस पार्टिकल को ऊपर तक ले गए, नीचे लाए, और नीचे तक ले गए, वापस यहां लाए, ये पूरा ऑसिलेशन समझ रहे हो? यस। एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने तक वेव यहां तक पहुंच गई, वेव रुकी थोड़ी रहेगी। जैसे ही इसने ऊपर जाना शुरू किया वेव पैदा हुई और आगे बढ़ना शुरू हो गई। जितनी देर में ये एक ऑसिलेशन करके लौटा वेव तब तक यहां पहुंच चुकी थी। इस डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो vt इक्वल टू लैम्डा। कोई पूछे लैम्डा को डिफाइन करो, वेवलेंथ को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव कितने टाइम में? टी टाइम में। ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द ओरिजिन सोर्स। सोर्स। ठीक है ना? सर ओरिजिन और सोर्स में फर्क है? बेटा ओरिजिन तो एक जगह है, सोर्स एक व्यक्ति है, पार्टिकल का नाम कह लो। हाँ समझ ठीक गए है ना? सर। ओरिजिन तो एक जगह है ना, एक जगह का नाम है ना? पोजीशन इन स्पेस है। नहीं सर, तो मैं भी तो ओरिजिन हो सकता हूँ। आप ओरिजिन पे हो सकते हो, ओरिजिन तो नहीं हो सकते, इतने महान मत बनो, है ना? अच्छा। ओरिजिन पे हो सकते हो। आप कहो कि देखो क्योंकि मैंने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है तो मैं ओरिजिन पे रखा हुआ क्या हूं? सोर्स हूँ। सोर्स हूं। तो आपने अपनी पोजीशन को ओरिजिन कह दिया, अपने आप को थोड़ी ओरिजिन कह दोगे। तो ओरिजिन एक पॉइंट है मतलब। हाँ, समझ गए ना बात को? ओरिजिन जो है हाँ सर। वो एक पॉइंट इन स्पेस का नाम है। यस सर। की बात, अपने आप को ओरिजिन कहने की गलती नहीं करेंगे। नहीं करनी है ना? समझ गए ना बात को? ठीक है ना? आप तो सिर्फ क्या हो सकते हो? डिस्टरबेंस का सोर्स हो सकते हो। आप अपनी जगह बैठ के बोलना शुरू करते हो तो क्या निकलना शुरू हो जाती हैं आपसे? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स। तो आप उन साउंड वेव्स का सिर्फ क्या हो? सोर्स। सोर्स हो। तो आपका जहां से वो, जैसे मान लो गले से आप आवाज निकाल रहे हो तो वो गला जो है वो ओरिजिन है। ओरिजिन हो गया, मतलब नॉट एग्जैक्टली गला, उसकी हाँ पोजीशन जो है सर। वो ओरिजिन हो गई। ये बात समझ गए ना? हाँ
यस क्लियर सर। बात है ना? एनीवे, तो vt इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पर मैं इसको k को 2 पाई बाय लैम्डा लिख दूं, चलेगा? यस सर। सर एक बार लैम्डा की वापस डेफिनेशन बोल दीजिए। लैम्डा, हाँ लिखो, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ रेफर्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव। वेवलेंथ रेफर्स टू the distance traveled by a wave in the time during which Traveled by wavelength refers to the distance traveled by a wave in the time during which one oscillation is completed. one oscillation is completed. ठीक है? Yes sir. यस सर। तो अगर हम कहें कि वेव एक टी में 1 लैम्डा चलती है, तो आधे टी में कितना चलेगी? आधा लैम्डा। आधा लैम्डा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वेव, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो हम लैम्डा और टी में सीधा सीधा रिलेशन देख सकते हैं, यानी 1t कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 लैम्डा। ये पूरे वेव के दौरान याद रखोगे, 1 कैपिटल टी कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 कंप्लीट लैम्डा। यस सर। ठीक है, चलो तो हमारी इक्वेशन जो है उसको दोबारा से लिख लेते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। ये समझ गए? Y is equals to y इक्वल टू a क्या है? ये क्या है? एम्पलीट्यूड है ना। अगर आप पानी में छोटा पत्थर फेंकोगे तो a कैसा होगा? कम होगा। कम होगा। बड़ा पत्थर फेंकोगे तो ज्यादा। ज्यादा होगा। ठीक है ना? यानी कुल मिला के जो एनर्जी आपने दी है डिस्टरबेंस कराने के लिए, उसका खेल है। जितनी ज्यादा एनर्जेटिक वेव होगी उसके ऑसिलेशंस भी बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के होंगे, जितनी कम एनर्जेटिक वेव होगी उसके ऑसिलेशंस क्या होंगे? कम एनर्जी। कम एम्पलीट्यूड के होंगे, है ना? तो एम्पलीट्यूड एक तरीके से किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी ऑफ अ वेव को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात ठीक है ना? यस सर। पक्की बात यस सर। है ना? अगर आप एक ड्रम लोगे और उसको हल्का सा पीटोगे तो कैसे एम्पलीट्यूड की साउंड निकलेगी? कम। कम और बहुत जोर से पीटोगे तो ज्यादा। ज्यादा। तो जब हम लाउडनेस की बात करेंगे ना, लाउडनेस की साउंड कितनी लाउड है, तो लाउडनेस में बढ़ क्या रहा है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। आगे चल के हम लोग इंटेंसिटी की भी बात करेंगे, जो कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, हालांकि वो थोड़ा लेटर ऑन आएगा हमारे उसमें। तो ये जो इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें है ना, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। ओमेगा क्या बता रहा है? ओमेगा क्या बता रहा है? ओमेगा वेव की किस प्रॉपर्टी को बताता है? बोलो भाई, इतने दिन से ओमेगा पढ़ रहे हैं यार, ऐसा मत करो। क्या हुआ? गायब हो गए? क्या हुआ? ओमेगा वेव की किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे ओ भाई, क्या हुआ? गायब हो गया? सांप सूंघ गया? कैसे? नहीं सही है। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है ये तो बता दो। एंगुलर। नहीं, वो तो उसका नाम है बेटा, एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी। मतलब बता क्या रहा है वो? वेव की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ओमेगा से ही आनी है। कभी आपने ये सुना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, हाँ देखो ना,
20 हर्ट्ज की वेव, 50 हर्ट्ज की वेव, ये हर्ट्ज जो है ये किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की। ये बात ठीक है ना? तो वेव जो है, खासकर हम सिंपल हार्मोनिक वेव्स की बात कर रहे हैं, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये वेव जिन पार्टिकल्स को ऑसिलेट करवाएगी वो पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। ये बात सही है कि नहीं है? यस सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो पैरामीटर है जो बताता है कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कौन है? ओमेगा है। ओमेगा पता होगा तो फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता है। ये सही बात है कि नहीं? अच्छा, यस के नाम का पैरामीटर क्या बताता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? के पता है तो क्या पता है? ओमेगा बाय बी। हाँ, लैम्डा, मतलब के रिप्रेजेंट्स लैम्डा। के पता है तो हमें वेवलेंथ पता है ना? तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वेव में तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड किसे रिप्रेजेंट करता है? वेव की, वेव की एनर्जी, एनर्जी को, ठीक है ना? ओमेगा किसे रिप्रेजेंट करता है? वेव की फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को। और के किसे रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को। वेवलेंथ हाँ को, ठीक है ना? ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। एक वेव पहचानी जाती है इन कैरेक्टरिस्टिक से। ये बात ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो ये a sin ओमेगा टी माइनस की एक्स लिख दिया। यहाँ पर एक बात पे ध्यान देना कि ये सारा डिस्कशन जो है हमारा, इसमें क्या चेंज आ जाता अगर O यहां होता और P यहां होता। वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही होती इस तरफ, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ अगर वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही होती? तो नेगेटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होता। ठीक है, तो इस वक्त P को यहाँ इमेजिन कर रहे हो सब लोग? Yes, यस sir. सर। ये है ना, ये, और यहां पर O है। यस सर। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए क्या करो, O को यहीं इमेजिन करो, P को यहीं इमेजिन करो, बस वेव को उल्टा चलता हुआ इमेजिन कर लो। ये काम कर सकते हैं ऐसे? वेव ऐसे चल रही है, जो जो जहां है वो वहीं है, ओरिजिन पे O है, P यहाँ पे है। हमने P से क्या पूछा? How are you? यो P व्हाट्सअप, ये हाँ, भी बात है ना? तो P ने कहा ऐसा भैया मुझसे तो पूछ ही मत, ठीक है? लेकिन मैं अभी जो कर रहा हूं वो कुछ देर बाद कहाँ होने वाला है? ओ पे। ओ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पी पे जो अभी हो रहा है वो कुछ देर बाद होगा कहाँ पे? ओ पे, अगर वेव ऐसे चलती हुई आ रही है तो। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये ऐसे, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ हमें पूरे डिस्कशन में क्या बदलना पड़ जाता है, इक्वेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ? प्लस एक्स बाय बी। टी प्लस एक्स बाय बी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इक्वेशन लिखूं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? कौन सी वेव? वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ट्रैवलिंग लिख लेते हैं, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और बहुत अच्छे से इसको समझ लेना एक बार, ठीक है ना? तो अगर ओमेगा टी क्वांटिटी और के एक्स क्वांटिटी, यानी टाइम और स्पेस की टर्म्स के बीच में माइनस लगा हो, तो ये कैसी वेव है? पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स में चलती हुई एक्स वेव है। एक्सिस में चलती है। अगर दोनों टाइम स्पेस क्वांटिटीज के बीच में प्लस लगा हो तो ये कैसी वेव है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हाँ, चलती है। उल्टा रिलेशन समझ में आ रहा है? जब माइनस लगा हो तो पॉजिटिव एक्स में चलती हुई वेव है, और जब प्लस लगा हो तो नेगेटिव माइनस में चलते हुए। चलती हुई वेव है ना? आगे चल के क्या होगा ना, हमारे पास एक सिचुएशन आएगी जिसमें एक ऐसे चलती हुई वेव दीवार से टकरा के वापस लौट आएगी। बाउंस बैक। ठीक है, तो ये टकरा के लौट आई, बस डिफरेंस क्या है दोनों वेव में? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का। तो इसकी इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, तो इसकी इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। बिल्कुल समझ गए बात ना? यस सर। यस। ठीक है, तो वेव का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया सबको? हाँ सर, मजा आया। Yes, sir. चलो, मजा आना तो खैर अलग बात है,
समझ में कितना आया उसके ऊपर है, ठीक है ना। हाँ सर समझ आया। ठीक है, तो देखो ऐसा है, वेव की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक समझते हो तो बाकी सारा कुछ जो है, देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत कुछ रटना पड़ता है ना, लेकिन बहुत अच्छे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बात समझना। तो ये जो जेई मेन की जब हम बात करते हैं, जेई मेन एक रिलेटिवली सिंपल एग्जाम है, उसको बहुत सारे ऐसे लोग टॉप कर लेते हैं जिनको बहुत सारे फॉर्मूला पता होते हैं और उनका एप्लीकेशन आता है। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। उसके बाद होता है जेई एडवांस। जेई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको फॉर्मूले चाहे जितने पता हो, जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर नहीं है तब तक आप वहां कुछ नहीं कर सकते, ठीक है यस ना। तो बस यही चीज समझना कि देखो अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े, रोटेशन को छोड़ दो आप, और कुछ हद तक कोलिजन वगैरह छोड़ दो, तो बाकी सारे जो है उनमें कोई बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती ही नहीं है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आपको लगे वो हो इतनी बड़ी बात तो मैंने सोची ही नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन इस पूरे 11th के चैप्टर में एक रोटेशन और एक वेव, ये दो ऐसी चीजें हैं। थोड़ा बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स में कहता हूँ, बट आजकल जेई ने खुद ही अपने सिलेबस में से फ्लूइड में से बहुत सारी चीजें हटा दी हैं, है ना, तो वो रेलेवेंट नहीं रह गया। बट है ना, वेव एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो जेई एडवांस में बहुत काम आता है। अच्छा, प्लस वेव को अच्छे समझने का एक और फायदा होता है कि यही वेव हमें पढ़ना है लाइट में, क्लास 12th में। Yes, sir. अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी वेव, साउंड वेव, है ना, या पानी में बनने वाले रिपल्स, पानी में। है ना, इस तरह की वेव पढ़ रहे हैं। इसी इक्वेशन पे बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे लाइट वेव्स। तो जब वहां पर वेव फिनोमिनन डिस्कस हो रहा होगा तो आपको सब कुछ पहले से पता होगा, क्योंकि आपने 11 में पढ़ रखा है। ये फायदा हो जाता है इसका बस यहाँ पे, तो इसको डिटेल में समझते रहना, है ना। अभी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन, वेव क्या होती है और इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये समझ लिया है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, वेव की स्पीड। अच्छा, किस किस टाइप की वेव होती है ना वो समझ लेंगे। जैसे एक ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव, दो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो समझ जाएंगे, है ना। अभी स्कूल में पढ़ाया गया क्या आपको वेव? नो सर। स्कूल में पढ़ाया नहीं गया अभी तक? यस, मेरा तो हो ही चुका है। हो चुका है ना। तो ये सारी थर्मोडायनामिक्स तक पहुंच चुके हैं वो लोग। थर्मो पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। अच्छा, उसके बाद वेव की स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होती है, बस वो याद करना है। उसके बाद होता है हमारे पास वेव आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव, बीट्स, है ना ये। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया गया या कटवा दिया गया? क्योंकि कुछ लोगों को तो कटवा दिया गया है डॉपलर इफेक्ट। पता नहीं सर, हमारे स्कूल में तो कुछ बताया ही नहीं। चलो, लेकिन डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, हम तो पढ़ ही लेंगे अपनी तरफ से, है ना। तो बस ये करके तो कोशिश करते हैं, है ना। चैप्टर हालांकि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। स्कूल में, हाँ यार, स्कूल देखो यार, स्कूल वाले अपने तरीके से ही पढ़ाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। उनकी एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। वो उस लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही कराते हैं जो भी कराते हैं। सर लेकिन 1 घंटे में एक चैप्टर थोड़ी खत्म करवाते हैं। ऑनलाइन में तो वो भी नहीं रही सर अब। यार ऐसा है ना, मैं वही कह रहा हूँ, देखो समझो, एक बात समझो, ठीक है। अभी जैसे मान लो, है ना, कि एक होता है लंगर, यस। ठीक है जी, एक होता है फाइन डाइनिंग, क्या ठीक सर? है। फाइन डाइनिंग कहते हैं ना, जो मतलब हाँ 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 हाँ, तो आप फाइन रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई आपको ग्रीट करता है, बिठाता है जगह पे, फिर पूछता है सर क्या खाओगे, ये वो, बताओ सर। है ना। तो देखो लंगर में बेसिक आइडिया क्या होता है, मैं बहुत सारे धार्मिक लोग लंगर हैं। की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस लंगर की बात कर रहा हूँ जो खाना खिलाने के लिए लगाया गया है। आओ लो जाओ। नहीं, पेट भर लो, पेट भर लो बस, है ना, समझ गए, बेसिक काम, बस पेट भरना चाहिए, है ना। कि लंगर जो है ना, उसका बेसिक पर्पस क्या है कि व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए, उसका पेट भर जाना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो मैंडेटरी नहीं है, ये बात ठीक है। देखो, आप आगे बैठ गए, आपकी प्लेट में कुछ भर दिया गया, क्या आपने कहा आज ये बना है लंगर में? है, ऐसा तो नहीं होता, है ना। लोग है ना लंगर में पूछे पहले कि आज क्या बना है, और उसके बाद अगर उनके मन का ना हो तो ना खाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यस। तो तो जो बस मिलता है उतनी खा लेते हैं। जो जो मिल रहा खा लिया, ये बात ठीक है ना। तो उसने आपकी प्लेट भर दी, आपने खा ली, है ना। और
उसके बाद ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाएगा भाई बहुत बढ़िया लगा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम आओगे नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। यस कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है या कोई इस तरह से नहीं है कि वैसा, ठीक है ना। उन्हें पता है कि यार इसको भूख लगेगी तो आ ही जाएगा दोबारा। चलो, अब जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं किसी के लिए ना, तो वो एक एक्चुअल फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस है। वहां पे आपकी जरूरत पहले समझी जाती है ना, आप क्या खाने आए हो, फिर आपको वो एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपको वो पैलेटेबल लगे। पैलेटेबल का मतलब होता है जो मतलब आपकी जबान को पसंद आए, ये बात ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो होता है ना कि कोई एक फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में, और उसको भर के मिर्ची खिला दी जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, वो दोबारा आएगा ही नहीं, वो उल्टा जाके 10 तरह के गूगल रिव्यू लिखेगा, आपको बर्बाद कर देगा ना। तो आपको उसकी जुबान की टेस्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना यार स्कूल में नहीं प्रोवाइड होती। स्कूल एक लंगर है ना, कहने में बुरा लगता है, ठीक है ना, कि ज्ञान का लंगर है वो, है ना। और वहाँ बेसिक काम जो है वो आपको बेसिक बात बता देना है कि भाई इतनी बात है, हमने बता दी, जितनी बताई वो पूछ लेंगे एग्जाम में, उगल देना उसको पेपर पे आके। बेसिक ही नहीं आता फिर। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ ना, तो वो बेसिक भी नहीं हो रहा है, ये तो खैर और बुरी बात है, ठीक है ना। एटलीस्ट उतना हो जाना चाहिए। मैंने कुछ स्कूल देखे हैं ऐसी बातें ना, ठीक है, मैं खुद मतलब अपने स्कूल का बताऊं तो इतना भी खराब नहीं था, आजकल बहुत खराब हो गया है, ठीक है। हमारे यहाँ भी टीचर पढ़ाते थे, है ना, देखो उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, जितना वो जानते थे उतना बताते ही थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कोई मक्कारी करते थे, आजकल तो वो भी होने लगा है ना। लेकिन चलो ठीक है ना, तो मेरा कहना है वो बेसिक बात से वो थोड़ा ऊपर उठ जाए, यहाँ समझ लें चीजों को, है ना, और अपने आप को चैलेंज करें क्वेश्चंस के थ्रू। जो अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी मटेरियल वगैरह पढ़ के देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है क्या, तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको करते हैं, है ना, कोशिश करेंगे, है ना, क्लास लगाने की रेगुलर, वरना ये तो हो ही रही है अभी, है ना। सर कल होगी? यार मैं कोशिश तो रोज करता हूँ, कभी है ना एक्चुअली दूसरी क्लासेस है ना, उनके साथ बहुत वो हो जाता है क्लैश उनका, बट मैं कोशिश करूंगा, है ना। है तो देखो अभी कितने आप 5 लोग आए हो टोटल, ये 5 कल भी आ जाना तो हम लोग कर लेंगे क्लास, है ना। सर मैं तो 9 बजे अगर हो तो मैं आ ठीक जाऊँ। है, हाँ है ना, तो वो देख लेंगे। अब जब रिकॉर्डिंग से ही पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे यार। अच्छा सर, हाँ बोलो। विस्कोसिटी कौन से उसमें कवर होगा, मतलब कौन बेटा से? विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में है, उसको एकदम एंड में कर लेंगे ताकि हो जाए, बस उसको लंगर की तरह पढ़ेंगे फिर, है ना। अभी वेव और थर्मो पे ध्यान देते हैं ताकि ये जरूरी है पहले हो जाए, फिर उसको एकदम एंड में कर लेंगे, है ना। यस सर। चलो कल कोशिश करते हैं क्लास लगाने की। ओके सर, थैंक यू सर।